नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में संसद में लोकसभा के बारे में। ठीक है ना, संसद के बारे में बात करेंगे, फिर उसमें जो लोकसभा का पोर्शन है उसको अच्छे से देखेंगे, जितने पीवाईक्यू उनको देखेंगे, और आपका आर या यूपी पुलिस, अगर यूपी पुलिस में लोकसभा से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जितने पीवाईक्यू उनको देखेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से नोट करना आप लोग। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। क्या है? लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो हमें न्यूनतम आयु सीमा के बारे में बताना है, किसकी? लोकसभा के बारे में। ठीक है ना, तो न्यूनतम आयु सीमा एक योग्यता हो गई। ठीक है, तो अगर मैं पहले संसद की बात कर दूं, ठीक है ना, एक मोटा मोटा बात कर देता हूं। संसद का उल्लेख, जितने आर्टिकल बताऊंगा आपको अच्छे से रटना है, और जितने नहीं बताऊंगा समझ लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। संसद में कितने अंग हैं? संसद के 3 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लोकसभा की अगर बात करें तो आर्टिकल 81 में उल्लेख है। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में है, और राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लियर, राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ चुके हैं। संसद के अगर पूछता है कितने सदन है तो 2 सदन है। संसद के कितने अंग हैं तो 3 अंग हैं। राष्ट्रपति क्यों शामिल है संसद में? क्योंकि जब भी कोई कानून लागू होगा, कोई भी कोई विधेयक आएगा तो लोकसभा राज्यसभा में आएगा, पास होगा, और जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसी वजह से राष्ट्रपति संसद के अंग में शामिल है। क्लियर, ये पूछा जाता है आपसे कथन और कारण में। तो क्या पूछा गया है? अगर मैं बात करूं संसद, अब देखो, अगर मैं संसद की बात करूंगा तो संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। संसद की बात करें तो संसद की योग्यता की बात करें तो आपका आर्टिकल 84 में है। आर्टिकल 84 क्या है? योग्यता में क्या है? तो योग्यता में है आपका, अगर लोकसभा में है। राज्यसभा की योग्यता क्या है? आर्टिकल 84 में है। लोकसभा की योग्यता क्या है? आर्टिकल 84 में है। दोनों 84। ठीक है, तो लोकसभा की अगर बात करें तो आपकी एज 25 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। बस ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको एज ज़्यादा पूछ ली जाती है, जैसे कि यहाँ पूछी गई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए कितनी एज चाहिए? 25 साल। क्लियर, आगे देखेंगे। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए, अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, अब भैया हम लोगों ने पढ़ लिया है कि संसद में तो लोकसभा भी आता है, संसद में तो लोकसभा भी आता है, और संसद में ही राज्यसभा आता है। ठीक है ना, और दोनों की योग्यता की बात करें तो आर्टिकल 84 में है। ठीक है, और लोकसभा में जो मिनिमम एज रखी गई है वो कितनी है? 25 साल है, और राज्यसभा में मिनिमम एज कितनी है? वो है 30 साल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो संसद का मतलब दोनों न्यूनतम 25 न्यूनतम है कि 30 न्यूनतम है, तो जाहिर सी बात है 25 सबसे न्यूनतम है, तो 25 आपका सही हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर, आगे देखेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? सेम क्वेश्चन है, 25 वर्ष। ठीक, जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड है वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, उसके बाद देखो क्या पूछा गया है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों आवंटित होती हैं? लोकसभा का चुनाव देखो जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, पहली चीज। ठीक है, जनता द्वारा क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और किस आधार पर होता है? तो जनगणना के आधार पर होता है। जनगणना के आधार पर जनसंख्या निकाली जाती है और फिर सीटों का आवंटन होता है लोकसभा में। वर्तमान की अगर बात करें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बात करेंगे, वर्तमान में 1971 की जनगणना लागू है, मतलब कहने का कि वर्तमान में जो सीटें बटी हुई हैं वो 1971 जनगणना के अनुसार बटी हुई हैं। हालांकि 2011 हो गई है जनगणना, लेकिन 1971 के तहत बटी हुई है। बहुत अच्छे से याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, और कब तक लागू रहेगी? तो 84वां संविधान संशोधन 2001, क्या है ये संविधान संशोधन है। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत कहा गया कि भैया जो 1971 वाली जनगणना है ये आपकी 2026 तक लागू रहेगी, 2026 तक लागू रहेगी। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें ये लागू कौन करेगा, ये सीटों का बंटवारा करता कौन है, सरकार बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक आयोग आता है, उस आयोग का नाम है परसीमन आयोग, परसीमन आयोग। ठीक है, याद रखना है। सीटों का आवंटन कौन करता है लोकसभा में या राज्य की विधानसभा में, तो परसीमन आयोग करता है। ठीक है ना, परसीमन आयोग का गठन होता है जब बंटवारा करना होता है। तो 2026 में जैसे लागू 2026 तक लागू रहेगा, उसके बाद अगर सीटें बंटवारा करनी है तो परसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। फिर परसीमन आयोग जो है जनगणना के आधार पर, लेटेस्ट जो जनगणना है उसके आधार पर, या जो भी जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन करेगी लोकसभा में। क्लियर है। परसीमन आयोग की रिपोर्ट या परसीमन आयोग को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। परसीमन आयोग की रिपोर्ट को या परसीमन आयोग को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आर्टिकल 329 में। ठीक, तो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। क्लियर है, आगे देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश जनगणना के आधार पर है। मतलब आर्टिकल 82 में लोकसभा में सीटों का आवंटन या लोकसभा में सीटों का बंटवारे के बारे में दिया हुआ है। तो भैया बंटवारा जनगणना के आधार पर होता है, तो वर्तमान में कौन सी जनगणना लागू है, तो वही पूछा है। तो 1971 की जनगणना लागू है। ये कब तक लागू रहेगी, 2026 तक ये लागू रहेगी, 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार। क्लियर है, आगे देखेंगे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। क्लियर। अगला, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो बहुत अच्छे से याद रखना। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत कहा गया कि भैया जो 1971 की जनगणना है वो 2026 तक लागू रहेगी। ये संविधान संशोधन भी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल अच्छे से याद करना। ठीक है, जितना पॉइंट करा रहा हूँ उतना आपको याद करना है, एक्स्ट्रा नहीं। तो 2026 तक लागू रहेगी, बी ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, अब डर जाएंगे क्वेश्चन देखकर, लेकिन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। आसान किस लिए है, क्योंकि हम लोग आगे पीछे 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं, आराम से पता होगा 2026 तक। क्लियर है, आगे। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो 2026 तक रोक दिया गया है। 2026 के बाद परसीमन आयोग का गठन होगा, उसके बाद सीटों का बंटवारा होगा नई जनगणना के अनुसार। क्लियर। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखो वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान, तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम है कि ना, अधिकतम, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, अधिकतम पूछा गया है। अधिकतम संख्या कितनी है, 550। ठीक, 550, बहुत अच्छे से रखना, 550। तो पहले तो इनमें से आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अधिकतम पूछा है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में कितनी भरी है, तो 543। इन 550 में अधिकतम में 20 सीटें आपकी यूटी की हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में यूटी की कितनी है, 19 सीटें भरी गई हैं, एक खाली है। क्लियर। तो ये वर्तमान का और अधिकतम का दोनों डेटा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी। मतलब कहने का कि भैया एक संशोधन हुआ था जिसमें लोकसभा की पहले सीटें कितनी थी, 525 थी, और 525 से बढ़ के 545 हो गई। अगर आपसे अधिकतम पूछता है, देखो लोकसभा की सीटें, अगर आपसे अधिकतम पूछता है और न्यूनतम पूछता है, दो चीजें पूछेगा, और वर्तमान की पूछ लेगा कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं, कितनी, लोकसभा की। तो अधिकतम सीटें जब भी पूछे तो 550 करना है, न्यूनतम पूछेगा तो 545 करना है, और वर्तमान में पूछेगा तो 543 करना है। ठीक, अब ये 525 से बढ़ के 545 हो गई, तो ये हुई थी 31वें संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन कब होता है, 1973 में होता है। इसमें क्या होता है कि सीटें 525 से बढ़ाकर
45 कर दी जाती हैं। क्लियर है? तो ये संविधान संशोधन याद रखना। अगला, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो अधिकतम संख्या कितनी है? तो 550 है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? वर्तमान सदस्य संख्या, अब देखो यहाँ क्या पूछा है? वर्तमान पूछा है, अधिकतम नहीं पूछा, न्यूनतम नहीं पूछा। तो वर्तमान में 543। कैसे? देखिए 543, ठीक है, प्लस 2, हमने 545 बताई थी। तो 545 में जो दो हैं ये आपके हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ठीक है, जो कि अब हट चुका है। क्या हो चुका है? हट चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं है बताने का। क्लियर? अब हमें लेटेस्ट डेटा के अनुसार पढ़ना है। तो 545 है, जिसमें से वर्तमान में 19 सीटें क्या हैं? 19 सीटें आपकी यूटी की हैं, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश की हैं। और अगर इसमें से 19 घटा दी जाए तो बचेगा कितना? 500, 2 4 524, ठीक है ना। 19 क्या है? ये यूटी की है, और ये क्या है? ये निर्वाचित सीट है। क्या है? निर्वाचित सीट है राज्यों की। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? अगला, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश, मैंने लोकसभा आपको बताया, लोकसभा का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 81, याद रखना, लोकसभा का आर्टिकल 81 है। केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? मतलब यूटी में कितनी सीटें हो सकती है सर्वाधिक? अधिकतम तो 20, लेकिन वर्तमान पूछता तो कितना करते? 19। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना। अगला, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो देखो, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, लोकसभा की बात करें तो इसमें SC ST दोनों, ये किया गया था आर्टिकल 330 के तहत। और कितनी सीटें हैं? 84 और 47। 84 सीटें SC की हैं और 47 सीटें ST की हैं। इसमें से अगर राज्यवार पूछा जाए कि भैया राज्य में कितनी सर्वाधिक सीटें हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, कितनी? 6। ST की सबसे अधिक सीटें लोकसभा में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कितनी? 6। ठीक है ना, अधिकतम 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया? आर्टिकल 330 के तहत। अगला देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? तो SC और ST 84 और 47। तो क्या पूछा है? अनुसूचित जाति मतलब SC, तो SC की कितनी सीटें हैं? 84। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। क्लियर है? और ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 330 के तहत। क्लियर हो गया? अगला, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? देखो, जैसे मैंने बताया, सर्वाधिक आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए या ST के लिए, जो कि आर्टिकल 330 में उल्लिखित है। टोटल संख्या इसकी कितनी है सीटों की? 47, 47 है। तो सर्वाधिक कितने कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक भी सीट नहीं है। कोई सीट नहीं, कोई सीट नहीं। खासकर यूपी में बात याद रखना है, कोई सीट नहीं है। ठीक है, गुजरात में 4 सीटें हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। सर्वाधिक प्रतिनिधि वही होंगे जहां सर्वाधिक सीटें होंगी। तो सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश में है। कितनी है? 6 सीटें हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है? सेम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो देखो, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी। जो कौन करता था? राष्ट्रपति करते थे। कौन करते थे? राष्ट्रपति करते थे। आर्टिकल 331 के तहत करते थे। 330 में SC ST की सीटें और 331 में एंग्लो इंडियन लोकसभा में। तो हालांकि ये अब समाप्त है, वर्तमान में क्या है? समाप्त है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है, वर्तमान में समाप्त है, लेकिन फिर भी याद रख लेना इसका आर्टिकल। और भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते थे। ठीक है, सॉरी, मनोनीत करते थे, है ना, मनोनीत। अगला, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि एंग्लो इंडियन लोकसभा में कितने नामित किए जाते थे जो राष्ट्रपति करते थे? तो 2। ठीक है, आर्टिकल 331 के तहत। अगला देखेंगे,
भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन के तहत कर सकता था, वर्तमान में समाप्त। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या पूछा गया है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो अगर मैं लोकसभा की बात करूं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझना है लोकसभा के बारे में। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81, पहली चीज, ठीक है। लोकसभा के बारे में याद रखना है कि ये पहली चीज निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन है। उसके बाद बात याद रखनी है कि इसको जो है प्रथम सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन, प्रथम सदन, ठीक है। अस्थायी सदन, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। लोकसभा अगर भंग करनी है, लोकसभा क्या है, अब अस्थायी है तो समय से पहले भंग हो सकती है, तो कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, कुछ भी आ जाएगा, मंत्रिपरिषद आ जाएगा या प्रधानमंत्री आ जाएगा, उसके कहने पर राष्ट्रपति इसको भंग करेगा। आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा समय से पहले भंग की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के कहने पर। तो क्या पूछा गया है? पहले भंग की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा स्वाविवेक से, तो राष्ट्रपति स्वाविवेक शक्ति नहीं है ये। प्रधानमंत्री द्वारा स्वाविवेक से, बिल्कुल नहीं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वाविवेक से, लोकसभा का कोई मैटर नहीं है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। क्लियर है? आर्टिकल 85 के तहत। और आर्टिकल 85 में ही याद रखना कि संसद के सदनों को आहूत और सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 85 के तहत। ये दोनों बातें 85 में ही की गई हैं। अगला, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर, कुछ भी आ सकता है, आर्टिकल 85 के तहत। क्लियर है? अगला, लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में समानता 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? सबको पता होगा, 22 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कौन कौन से सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। और एक साल में मिनिमम 2 सत्रों का चलना बहुत ही जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि अधिकतम जो गैप होता है 2 सत्रों के बीच, अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। क्लियर है? अगला, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार, क्योंकि कम से कम पूछा गया है, अधिक से अधिक तो 3 बार है, कम से कम 2 बार। क्यों? क्योंकि 6-6 महीने का गैप होता है अधिकतम, है ना। मैक्सिमम गैप 6-6 महीने का कर सकते हैं, तो इस आधार पर 6-6 महीने हुए तो 2 ही बार बुला सकते हैं, है ना, वरना 1 साल बीत जाएगा। और 1 साल के भीतर 2 बार बुलाना अनिवार्य है। क्लियर? अगला, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक समाप्त कैसे होगी? स्थगित करके, बिल्कुल। सत्रावसान करके, बिल्कुल। विघटन करके, बिल्कुल। उपयुक्त सभी के द्वारा। अब समझो, स्थगन, जब भी स्थगन शब्द आ जाए, यहाँ पे थोड़ा शब्दों का खेल है, ठीक है, समझना है। जब भी पूछ ले कि लोकसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है, तो स्पीकर, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? स्थगन करते हैं। जब भी आ जाए सत्रावसान, तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के बैठक का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। सत्रावसान मतलब समाप्त। विघटन, विघटन मतलब भंग, और भंग कौन करता है लोकसभा को? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्लियर है? ये चीजें आपको याद रखनी है, सभी के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? सत्र का अवसान, इसको हम जोड़ दें, सत्र का अवसान, तो क्या हो जाएगा? सत्रावसान। और सत्रावसान मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये वाले में सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। देख रहे हो, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। सत्र का अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। क्लियर है? अगला, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल देखो, अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो आर्टिकल 83 में संसद का कार्यकाल है, संसद का कार्यकाल है। मतलब कहने का कि संसद का कार्यकाल मैं क्यों लिख रहा हूं?
अगर आपसे पूछ ले लोकसभा का कार्यकाल तब भी 83 करना है, अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा का कार्यकाल तब भी 83 करना है, अगर आपसे पूछ ले पूरे संसद का कार्यकाल तब भी 83 करना है, कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, ठीक है। 83। अब इंपॉर्टेंट क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो भैया 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा याद करना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसके तहत 1 वर्ष बढ़ा दिया गया और ये हो गया 6 वर्ष का। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 हो गया, वही 1 वर्ष घटा दिया गया और ये हो गया पुनः 5 वर्ष का। तो वर्तमान में 5 वर्ष है, लेकिन आपातकाल के दौरान, आपातकाल जब भी आपातकाल लागू होगा तो इसको एक बार लोकसभा या विधानसभा कुछ भी हो, एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। याद रखना, आपातकाल के समय लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल अधिकतम एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इतनी चीजें याद रखनी है, बिल्कुल क्लियर। तो लोकसभा का कार्यकाल पूछा है, किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने कहा बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, 2 वर्ष नहीं, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल अच्छे से ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो कोरम जब भी आ जाए तो 1/10 लगाना है आंख बंद करके, ठीक है ना, 1/10, किसी का भी कोरम पूछ ले। अगला, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम कितनी है। सदस्य के सदस्यों की कुल संख्या का छठा भाग, बिल्कुल नहीं, 10वां भाग, ऑप्शन बी, 10वां मतलब 1/10। क्लियर। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है 1/10। मैंने कहा गणपूर्ति या कोरम जब भी आ जाए 1/10 करना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है इसमें, ठीक। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। तो लोकसभा में सबसे अधिक जहां सीटें होंगी वही प्रतिनिधित्व अधिक होगा, कौन सा, यूपी। यूपी में कितनी सीटें, 80। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी सीटें, 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितनी, 42। तो 3 आपको क्रम याद होने चाहिए, पहले यूपी का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा पश्चिम बंगाल का है। अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो वो भी यूपी का पहले है, 31 सीटें हैं, तो हालांकि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। क्लियर। अगला, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, दोनों सर्वाधिक हैं पूरे राज्य में, ठीक। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक आवंटन, स्थानों का आवंटन, उत्तर प्रदेश नहीं पूछा है। उत्तर प्रदेश पूछता तो हम 80 कर देते, लेकिन बात का पूछा है तो हम क्या करेंगे, महाराष्ट्र 48, आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछे तो 42। क्लियर है। अगला, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। मतलब अगर लोकसभा में किसी को चुनाव लड़ना है और वो अपनी जमानत कब खो देगा, कि जब उसे वैध मतों का, याद रखना, जब उसे वैध मतों का 1/6 ना मिले, ठीक है ना, 1/6 ना मिले तो वो अपना क्या करेगा, अपनी जमानत खो देगा, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर राष्ट्रपति वाले में होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अगर उसकी जो राशि होती है, अगर 1/6 उसको बहुमत नहीं मिलता, वैध मतों का मत नहीं मिलता है, तो वो भी अपनी जमानत खो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्या होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए। क्लियर है। अगला देखेंगे, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, 1952 में। क्लियर। नेक्स्ट, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। मतलब मैंने बताया लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आर्टिकल 83 के तहत 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 6 वर्ष का 42वें संविधान संशोधन किया गया था, लेकिन पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है एक बार के लिए आपातकाल के दौरान। तो पूछा गया है कि लगभग 6 वर्ष का था, तो याद रखना 5वीं लोकसभा 1971 से 1970 तक ये कार्यकाल था। और याद रखना 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल लगा था, है ना, आपातकाल।
तो क्या हो गया था, 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया था 5वीं लोकसभा में। नंबर याद रखने हैं, ठीक। अगला, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और यहीं अगर पूछ ले लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो याद रखना, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष ये कौन होता है? ये लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। और ये सदस्य पद की ही शपथ लेता है। बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो है सदस्य पद की ही शपथ लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, हमेशा शपथ जो लेगा वो सदस्य पद की शपथ लेगा, ठीक। और इसको जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही बहुमत के आधार पर चुनते हैं। क्या करते हैं? चुनते हैं, मतलब चयनित करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। शपथ जो लेगा वो सदस्य पद की ही शपथ लेगा और इसका चुनाव होता है, चुना जाता है ये, ठीक। और ये स्पीकर का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 93 में है, आर्टिकल 93 में है। क्लियर। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कौन होता, क्या कैसे होता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसको क्या होगा, चुना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने सदस्य पद की शपथ लेता है, सदस्य पद की शपथ लेता है। लोकसभा का सदस्य पद की शपथ लेता है, कभी भी अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वही आपस में ही बहुमत के आधार पर इसको चुन लेते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? सेम क्वेश्चन है। स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को ये क्या करता है, अपना त्यागपत्र देता है। और उपाध्यक्ष क्या करता है, अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं एक दूसरे को, ठीक। अगला, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष चुना कैसे जाएगा? लोकसभा के सदस्यों को के ही बहुमत के आधार पर चुना जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, अगर लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के आधार पर इसको चुन रहे हैं तो बहुमत के आधार पर इसको हटाएंगे भी। तो लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के आधार पर इसको हटा देते हैं। क्लियर। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, ठीक है ना। इसमें कोई भी 1/4 2/3 कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बहुमत के आधार पर, ठीक। क्या कह रहा है? स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। और फिर क्या पूछा है? ये तो बिल्कुल गलत है। वह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह बाद भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा या सदन का सदस्य होना पड़ेगा। बिल्कुल गलत है। अगर वो अध्यक्ष बन रहा है तो ऑलरेडी वो किसी न किसी सदन का सदस्य होगा। यदि समान अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब सदन, मतलब लोकसभा अगर समय से पहले भंग हो जाए तो क्या लोकसभा अध्यक्ष पद त्याग देगा? बिल्कुल नहीं। जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक वो बना रहेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को ही त्यागपत्र देते हैं, तो ये आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होगा। देखो अभी हम लोगों ने देखा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। इससे पहले हमको देखना पड़ेगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर के बारे में एक चीज याद रखना, प्रोटेम स्पीकर पहले तो केवल और केवल केंद्र सरकार में होता है, ठीक है। राज्य में प्रोटेम स्पीकर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब कोई नई सरकार बनती है तो लोकसभा अध्यक्ष चुना नहीं जाता। तो जो लोकसभा के सदस्य में जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। याद रखना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और इसका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का? प्रोटेम स्पीकर का 2 काम होता है। जब तक अध्यक्ष चुना नहीं जाता तब तक अध्यक्षता करना, प्लस लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। तो याद रखना, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, ठीक है। और जब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक अध्यक्ष पद पर यही काम करता है। तो पूछा गया है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है?
स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। तो इसका क्या होगा? तो पहला तो इसका बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पीकर की अनुपस्थिति तो हुई नहीं है। अनुपस्थिति का मतलब होता है कि जब स्पीकर चुन लिया गया हो फिर कहीं चला गया हो, अभी तक चुना ही नहीं गया। सदस्यों को शपथ दिलाना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। जो लोकसभा के सदस्य उनको शपथ दिलाता है, और फिर जब लोकसभा के सदस्य शपथ ले लेते हैं फिर अपने में ही बहुमत के आधार पर एक लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, याद करना। अगला, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो याद रखना, नवनिर्वाचित लोकसभा, जो नई लोकसभा आती है उसमें जो वरिष्ठ सदस्य होता है, जो बूढ़ा सबसे होता है, जो अनुभवी होता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब क्या है? कि जब पक्ष या विपक्ष किसी मत पे वोट कर रहे हो और टाई की स्थिति आ जाए, टाई मतलब कि यहाँ से भी 100 वोट आ जाए, यहाँ से भी 100 वोट आ जाए और निर्णय लेना मुश्किल हो, तब लोकसभा अध्यक्ष आएगा और अपना वोट देगा। तो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, तो याद रखना टाई होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष वोट देता है आर्टिकल 100 के तहत। आर्टिकल यहाँ जरूरी है, जहाँ आर्टिकल जरूरी है वो मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। आर्टिकल 100 के तहत क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष टाई होने की स्थिति में अपने वोट का प्रयोग करेगा और उस वोट को क्या कहेंगे? कास्टिंग वोट कहेंगे। क्लियर? अगला, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो याद रखना, ये क्या पूछा गया है कि मत बराबर होने की स्थिति में या टाई होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष वोट करेगा आर्टिकल 100 के तहत। तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक। अगला, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष है वो है जीवी मावलंकर। पूरा नाम जीवी मावलंकर। ठीक है। और याद रखना, अगर पूछा जाता है कि लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष जो जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, तो वो भी जीवी मावलंकर ही थे। क्लियर? अगला, भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, ऑप्शन ए। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सेम को देखो मैंने बताया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो पहले थे जीवी मावलंकर, इन्हीं के लिए अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा हमेशा लोकसभा में ही लाया जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो देखो, 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा में पहली बार मीरा कुमारी बनती हैं, मीरा कुमारी। और 16वीं में कौन बनती है? सुमित्रा महाजन। याद रखना, सुमित्रा महाजन, महाजन। तो 15वीं लोकसभा में पहली महिला बनती है मीरा कुमारी और दूसरी महिला बनती है जस्ट उसके बाद सुमित्रा महाजन। तो दो महिलाएं क्रम से बनी हैं, पहले मीरा कुमारी फिर सुमित्रा महाजन। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, मतलब जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो तो उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद की काम करेगा, पूरा अध्यक्षता करेगा। ठीक है ना। तो उपाध्यक्ष क्या कर सकता है उस समय? तो याद रखना है कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकता है, बिल्कुल नहीं। सदस्य के रूप में सदन में समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है, बिल्कुल नहीं। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, आपका सी ऑप्शन सही है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष टाई होने की स्थिति में वोट करता है आर्टिकल 100 के तहत, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर वही है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष भी क्या करेगा? टाई होने की स्थिति में वोट कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का सचिवालय याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही नियंत्रित होता है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर लोकसभा का पूरा सचिवालय आता है, ये चीज याद रखना। ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा के सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। ठीक है। यहां पे हमारे लोकसभा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लोकसभा, ठीक है। अब हम लोग जो अगला देखेंगे वो देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा में कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से, और जो भी लोकसभा के कुछ क्वेश्चन बचे होंगे उनको हम राज्यसभा में कवर कर देंगे। ठीक। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से वीडियो आपको प्रैक्टिस सेशन के तौर पर मिलते रहेंगे, और इसको आप अच्छे से देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, और प्रैक्टिस होने से ही आपके सारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे, और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा सही होगा। तो सिंपल स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए प्रैक्टिस एंड रिवीजन बस। ठीक है। तो आई होप, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।